भारतीय इतिहास का 5वां नंबर जो टॉपिक है सिलेबस का, मौर्य वंश सम्राट अशोक। तो आइए जो टू द पॉइंट दिया है कवर करते हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना कहाँ से प्राप्त होती है? मुद्रा राक्षस से, जो कि विशाखदत्त द्वारा रचित है। मुद्रा राक्षस में गुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विशल तथा कुलहीन भी कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। विलियम जोन्स ऐसे पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एपियानस तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है। अगला फैक्ट है कि प्रमुख भारतीय शासक दे रखे हैं और उनकी राजधानियां हैं। भारतीय शासक बिंदुसार, बिंदुसार की जो उपाधि रही वह अमित्रघात। अशोक को देवनामप्रिय या प्रियदर्शी। समुद्रगुप्त को कृतांत परशु। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज की उपाधि। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि। हर्षवर्धन को शिलादित्य और कनिष्क को देवपुत्र की उपाधि दी गई थी। जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? जस्टिन ने। कौटिल्य, जिसको चाणक्य के नाम भी जाना जाता है, तो कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र, जो कि शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, और यह अर्थशास्त्र में 15 अभिकरण हैं। अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत, दैट इज राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। बिहार में पटना यानी पाटलिपुत्र के समीप बुलंदीबाग एवं कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। प्रमुख राजवंश दे रखे हैं, संस्थापक एवं राजधानियां हैं उनकी। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और हर्य वंश की जो राजधानी थी वह राजगृह थी। मौर्य वंश की राजधानी पौटिल्यपुत्र थी और संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। पाटलिपुत्र राजधानी थी। सातवाहन राजवंश के संस्थापक शिमुख थे और प्रतिष्ठान राजधानी थी। गुप्त वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र रही। श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। वहीं पर वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति के द्वारा। राजधानी रही है थानेश्वर। गढ़वाल की राजधानी कन्नौज थी और संस्थापक थे गढ़वाल राजवंश की चंद्रदेव। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। सिंह विष्णु इसके संस्थापक रहे हैं। वहीं पर राष्ट्रकूट की राजधानी है मान्यखेट और दंत दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की साम्राज्य की पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। 269 ईसा पूर्व के लगभग अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। अशोक के अभिलेखों में उसे देवानामप्रिय या देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोक वर्धन भी कहा गया है। दशरथ भी अशोक की तरह देवानामप्रिय की उपाधि धारण करता था। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों कारवां को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा बिहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की थीं।
इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है। लुम्बिनी, इसके बाद कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती है। कालसी, गिरनार और मेरठ की अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। अशोक की अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। नंबर 1 है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख और तीसरा है गुहालेख। अशोक के शिलालेख दिए हैं। तो प्रथम जो शिलालेख है वह पशुबल की निंदा। दूसरे शिलालेख से जानकारी जो मिलती है वह मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा संबंधी। तीसरा शिलालेख अधिकारियों की 5वें वर्ष दौरा। 5वां जो शिलालेख है वह धर्म मात्रों की नियुक्ति से संबंधित। 6ठा शिलालेख प्रशासकीय कार्यों का प्रबंधन है। 11वें शिलालेख धम्म की व्याख्या है। 13वां जो शिलालेख है कलिंग की युद्ध का वर्णन। तो 13वां शिलालेख अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस अशोक के कौन से शिलालेख में जो है कलिंग की युद्ध का वर्णन किया गया है, तो वह 13वां है। 14वां शिलालेख जो कि विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। प्रमुख भारतीय दर्शन दे रखे हैं और उनके संस्थापक हैं। न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम रहे। सांख्य दर्शन के संस्थापक महर्षि कपिल। मीमांसा के दर्शन के महर्षि जैमिनी। योग दर्शन के महर्षि पतंजलि, जबकि वैशेषिक दर्शन के संस्थापक महर्षि कणाद थे। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों जो कि शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा है, इसकी जो लिपि है वह ब्राह्मी न होकर खरोष्टी लिपि है। तो सारे जो अभिलेख हैं अधिकांश वह प्राकृत और भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जबकि जो शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा अभिलेख है इसमें जो है वो ब्राह्मी लिपि ना होकर के खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। अगला है आपका तक्षशिला से आरमेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख। सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरमेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंघमान नामक स्थान से आरमेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया है। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक ने बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ़ कर दिया था। जो धार्मिक टैक्स रहा वह माफ़ कर दिया था, क्योंकि लुम्बिनी ग्राम जो रहा वह बुद्ध की जन्मभूमि रही और जो अशोक रहे वह बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। भूराजस्व जो था वह 1/6 से घटाकर इन्होंने 1/8 भी कर दिया था। तो भूराजस्व को माफ़ नहीं किया था बल्कि घटा दिया था, 1/6 से लेकर को जो है कम करके 1/8 में कर दिया। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12वें जो शिलालेख है इसमें सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है। धार्मिक सहिष्णुता हेतु उपाय भी बताए गए हैं। किसमें? शिलालेख 12वां है, जबकि 13वां जो है वो कलिंग की युद्ध का वर्णन करता है। अगला तथ्य है कि अशोक का जो दूसरा एवं 13वां अब शिलालेख है इसमें संगम राज्यों दैट इज चोल, पांड, शतयुत पुत्र एवं केरल पुत्र सहित ताम्रपर्णी की सूचना मिलती है। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें अंतियोक यानी एंटियोकेस द्वितीय और थियोस जो कि सीरिया का शासक रहा है, तुर्मय या तुर्माय जो कि टालेमी द्वितीय के नाम से यह फिलाडेल्फस यानी मिस्र का राजा था। इसके बाद है अंतकिनी तीसरा जो कि एंटीगोनस गोनातास
मेसिडोनिया या मकदूनिया का राजा था। और चौथा है मग, जो कि साइरिन का शासक था। और पांचवा रहा अलिक सुंदर, जो कि अलेक्जेंडर एपाइरस या एपीरस का राजा था। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मेगस्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। मेगस्थनीज के द्वारा उस समय जो है भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहला है दार्शनिक समाज, दूसरा कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, योम मंत्री। मेगस्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। वह कौन कौन से प्रांत हैं? तो प्रांत है उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंतीरट की राजधानी उज्जैनी है। कलिंग की राजधानी तोसली। और दक्षिणापंथ रहा चौथा प्रांत, यह सुवर्णगिरी राजधानी थी। प्राच्य या पूर्वी प्रदेश, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ये अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत के नाम हैं: उत्तरापथ, अवंतीरट, कलिंग, दक्षिणापथ, प्राच्य या पूर्वी प्रदेश, और इनकी राजधानियां हैं। अगला फैक्ट है कि भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। तो भाग एवं बलि क्या थे? प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य जो करता था, मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने का जो कार्य करता था वह होता था समाहर्ता। तो समाहर्ता के द्वारा जो है वो राजस्व एकत्र करने का कार्य किया जाता था। अंतपाल, तो अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था। जबकि जो प्रदेष्टा होता था, तो प्रदेष्टा जो है विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। तौलमान का जो प्रभारी था, मौर्ययुगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी, वह था पौताध्यक्ष। इसके बाद है पंड्याध्यक्ष। तो पंड्याध्यक्ष था वह वाणिज्य विभाग तथा शून्य अध्यक्ष जो होता था वह बूचड़ खाने के प्रभारी थे। तो वाणिज्य विभाग का प्रभारी पंड्याध्यक्ष हो गया और बूचड़ खाने का प्रभारी जो है वो शून्याध्यक्ष होता था। मौर्यकालीन में जो है नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख जो होता था वह नगरक या प्रमुख कहलाता था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा है। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को क्या कहा है? अमित्रोकेडीज। विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडीज का संस्कृत रूप है अमित्रघात या शत्रुओं का नाश करने वाला। पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वह बृहद्रथ था। और बृहद्रथ को जो है वो हत्या कर दी जाती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। उसके बाद हत्या करने के बाद ये स्थापित करते हैं शुंग राजवंश। कब? 184 ईसा पूर्व में। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कंड जो शासक रहा वह सुशर्मा अपने आंध्र जातीय भृत्य सिमुक द्वारा जो है वो मार दिया गया था। गिरनार क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सुदर्शन झील खुदवाई थी कहाँ, किस रीजन में? तो गिरनार क्षेत्र में। तथा अशोक ने जो है ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहर जो है वो निकलवाई थी। शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों कार्यों का वर्णन मिलता है। आइए गुप्तोत्तर काल के मंदिर दिए हैं और उनके निर्माण करता हैं। तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर किसके द्वारा निर्माणित रहा? तो यह अनंत बर्मन जो गंग के द्वारा। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो बनवाया गया नरसिंह देव प्रथम द्वारा। कंदरिया महादेव का मंदिर धंगदेव चंदेल के द्वारा। कैलाश जो मंदिर एलोरा का है यह कृष्ण प्रथम के द्वारा। एलिफेंटा की गुहा मंदिर राष्ट्रकूटों के द्वारा। तट मंदिर मामल्लपुरम का नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। कैलाश मंदिर कांची नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का राजराज प्रथम के द्वारा।
मुक्तेश्वर मंदिर कांची का यह नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा, वैकुंठ पेरुमाल मंदिर भी नंदीवर्मन द्वितीय, जबकि महाबलीपुरम के एकाश्मक रथ का जो निर्माण रहा वह नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। तो इसी के साथ आपका टॉपिक नंबर 5 जो रहा है मौर्य वंश अशोक, वह कंप्लीट हो जाता है।